हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं ग्रेजुएशन के AEC यानी अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हां, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हां दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैनी ओक्स एक ऐसी कविता है जो नेचर, वॉर, लॉस और ह्यूमन इमोशंस के बीच के रिश्ते को दिखाती है। कवियत्री पुराने ओक के पेड़ों से भरे जंगल में खड़ी है जो पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन वो बताती है कि कुछ बुरे लोग जैसे एक चुड़ैल इन्हें नष्ट कर सकते हैं। एक साफ सुथरे घर में एक औरत रहती है जिसने युद्ध में अपने 5 बेटे खो दिए हैं। ये दर्शाता है कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंदर गहरा दुख हो सकता है। कवियत्री पक्षियों और स्तनधारियों की तुलना करती है और कहती है कि उसे भी उड़ने की इच्छा है, पर उसके पास पंख नहीं है। वो कहती है कि इंसानों के पास आंखें और कान होते हुए भी कई लोग अंधे और बहरे जैसे व्यवहार करते हैं। अंत में वह अपने बगीचे में खिले लाल और सफेद बेर के फूलों का जिक्र करती है जो प्रकृति की विविधता को दिखाते हैं, और फिर अपने भूरे रंग की टोपी और दस्ताने का जिक्र करती है जो एक व्यावहारिक सोच का प्रतीक है। इन दिस फॉरेस्ट वी स्टैंड अमंग एंशिएंट ट्रीज। इस पंक्ति में कवियत्री एक पुराने और गहरे जंगल की कल्पना करती है जहां वे खड़ी है। ये कोई नया उग आया जंगल नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां एंशिएंट ट्रीज यानी बहुत पुराने पेड़ खड़े हैं। एंशिएंट ट्रीज का मतलब केवल उम्र में पुराने पेड़ नहीं है, बल्कि वे सभ्यता, परंपरा और इतिहास का प्रतीक है। ये पेड़ उन मूल्यों और संस्कृति को दर्शाते हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं और अब भी समाज में मौजूद है। सो मैनी ओक्स, होली, एन ईविल विच वुड किल देम। इस पंक्ति में सो मैनी ओक्स यानी बहुत सारे ओक के पेड़ को देखकर एक और या श्रद्धा का भाव आता है। होली शब्द का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि ये पेड़ किसी मंदिर या पूजा स्थल की तरह पवित्र है। यहाँ ओक्स को एक मेटाफोर के रूप में प्रयोग किया गया है। वे पुराने मूल्य, परंपराएं और सभ्य समाज के स्तंभ है। फिर कवियत्री कहती है कि एन ईविल विच वुड किल देम। यहां ईविल विच एक सिंबॉलिक फिगर है जो विनाशकारी ताकतों, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन इंसानों या शक्तियों की ओर इशारा करता है जो स्वार्थ, लालच या अज्ञानता की वजह से प्रकृति और संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। किल देम का मतलब केवल शारीरिक रूप से पेड़ काटना नहीं है, बल्कि उन परंपराओं और मूल्यों को नष्ट करना भी है जो समाज को जोड़ कर रखते हैं। The windows of that house are so bright, so clean. इस पंक्ति में कवियत्री एक घर का वर्णन करती है जिसके विंडोज यानी खिड़कियां बहुत ब्राइट एंड क्लीन है। ये बाहर से देखने पर एक सुंदर, सुव्यवस्थित और शांत जीवन की तस्वीर पेश करता है। यहाँ विंडोज केवल खिड़कियां नहीं है, ये सिंबल है परसेप्शन यानी देखने के नजरिए का। जैसे हम किसी के जीवन को बाहर से देखते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है वो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम भीतर झांक न लें। इस पंक्ति में चमकती खिड़कियां उस बहाना को दिखाती है
जो इंसान समाज में बनाए रखते हैं। एक ऐसा चेहरा जो सच्चाई से भिन्न हो सकता है। Who lives there? A woman who lost 5 sons in the war. इस पंक्ति में कवियत्री बताती है कि उस सुंदर साफ घर में रहती है एक औरत जिसने अपने 5 बेटे युद्ध में खो दिए हैं। यहाँ पर एक बहुत गहरी कॉन्ट्रास्ट दिखाई देती है। बाहर से देखने पर जीवन शांत और सुंदर लगता है, लेकिन अंदर बहुत गहरा दुख और पीड़ा छुपा है। लॉस्ट 5 सन्स इन द वॉर, ये युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है, जहां न केवल सैनिक मरते हैं बल्कि उनके पीछे पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। ये लाइन युद्ध की ह्यूमन कॉस्ट को उजागर करती है, वो नुकसान जो दिखता नहीं है लेकिन सबसे बड़ा होता है। ये उस इमोशनल हॉलोनेस की ओर इशारा करती है जो समाज में युद्ध के कारण पैदा होती है, और ये भी बताती है कि प्रकृति की तरह ही समाज भी अपनी गहराइयों में टूटता है। Birds have feathers, but mammals have none. इस पंक्ति में कवियत्री बर्ड्स और मैमल्स के बीच भिन्नता बताती है। फेदर्स यानी पंख, ये उड़ान, फ्रीडम और इमेजिनेशन का प्रतीक है, जबकि मैमल्स के पास पंख नहीं होते। ये तुलना केवल जैविक नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक आइडिया है कि इंसान में कल्पना और उड़ान की इच्छा तो होती है, लेकिन उनके पास वो फिजिकल मीन्स नहीं होते। यहाँ मैमल्स हैव नन का अर्थ ये भी हो सकता है कि मनुष्य में सीमाएं होती हैं, वे चाहकर भी कुछ चीजें हासिल नहीं कर पाते। ये लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन को दिखाता है। अ पिटी बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू फ्लाई। ये पंक्ति पिछले विचार को आगे बढ़ाती है। कवियत्री मानती है कि ये पिटी यानी दुखद बात है कि इंसान उड़ नहीं सकते क्योंकि वे वास्तव में उड़ना चाहती है। फ्लाई यहाँ केवल शारीरिक उड़ान नहीं है, ये सिंबल है आत्मिक स्वतंत्रता, एस्केप फ्रॉम पेन, और एक ऐसी दुनिया में पहुंचने की चाहत का जहां दुख और बंधन न हो। ये पंक्ति एक बहुत ही पर्सनल यर्निंग को दर्शाती है, एक ऐसी इच्छा जो मन में है लेकिन जिसे सच करना संभव नहीं। ह्यूमन बीइंग्स हैव आईज एंड ईयर्स। ये पंक्ति मनुष्यों की जैविक विशेषताओं को बताती है। उनके पास आंखें और कान है। ये परसेप्शन यानी देखने और सुनने की शक्ति का प्रतीक है। ये पंक्ति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी संवेदनाओं का सही उपयोग कर रहे हैं या फिर हम बस शरीर से देख और सुन पाते हैं लेकिन मन और आत्मा से नहीं। बट सम आर बोर्न ब्लाइंड और डेफ। यहां एक कॉन्ट्रास्ट लाया गया है। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही ब्लाइंड या डेफ होते हैं। इसका तात्पर्य केवल शारीरिक दोष नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक इंसेंसिटिविटी की ओर भी है। कई लोग शरीर से पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी अंधे या बहरे की तरह व्यवहार करते हैं। वे सच को नहीं देखना चाहते, दूसरों की आवाज नहीं सुनते। दी फ्लावर्स ऑफ अ प्लम ट्री कैन बी रेड और व्हाइट। ये पंक्ति नेचर्स डाइवर्सिटी को दर्शाती है। एक ही प्लम ट्री के फूल रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी, यानी डाइवर्सिटी विद इन यूनिटी। रेड और व्हाइट सिर्फ रंग नहीं है, ये विचारों, भावनाओं और जीवन की विविधता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि प्रकृति एक रंग पर नहीं रुकती, वो हर प्रकार की सुंदरता को अपनाती है। ये लाइन इंसानों को ये सिखाती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी कितना जरूरी है, चाहे वो रंग, सोच या भावनाएं हो। आई हैव वन ऑफ ईच इन माई गार्डन। इस पंक्ति में कवियत्री अपने गार्डन की बात करती है जहां दोनों रंगों के फूल मौजूद है। ये उनके जीवन में बैलेंस, एक्सेप्टेंस और एस्थेटिक अप्रिशिएशन को दर्शाता है। ये पंक्ति बताती है कि यदि इंसान चाहे तो प्रकृति की विविधता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है। ये भी संकेत देता है कि पर्सनल चॉइसेस भी सामूहिक सौंदर्य और संतुलन का हिस्सा हो सकते हैं। माई हैट इज ब्राउन, माई ग्लोव्स आर ब्राउन। यहाँ कवियत्री अपनी पोशाक का वर्णन करती है जो ब्राउन रंग की है। ये अर्थ कलर है, यानी धरती से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल और अनअज्यूमिंग। ब्राउन रंग का चुनाव ये दिखाता है कि कवियत्री दिखावे से दूर है और सिंप्लिसिटी को पसंद करती है। ये इंसान की जमीन से जुड़ी सोच और व्यवहार की ओर इशारा करता है। अ प्रैक्टिकल कलर। ये अंतिम पंक्ति मानव स्वभाव के एक गहरे पक्ष को उजागर करती है।
प्रैक्टिकलिटी यानी व्यावहारिकता की भावना। इंसान वो चुनता है जो कन्वीनियंट हो, जो टिकाऊ हो, जो उसके काम आए। लेकिन यह भी एक क्रिटिकल कमेंट है। क्या हम प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में एस्थेटिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को भूल जाते हैं? ये पंक्ति उस कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस पर सवाल उठाती है, जहां इंसान अपने लाभ के लिए प्रकृति और भावनाओं की बलि दे देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।